क्या ये दूसरी बार वेब है? सिर्फ मिसाइलें नहीं चल रही हैं, केवल ड्रोन नहीं उड़ रहे हैं। अब दांव पर पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और वैश्विक स्थिरता है। पश्चिम एशिया में बढ़ता सैन्य संघर्ष एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां हर नया हमला केवल दो देशों के बीच टकराव नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने हॉर्मुज़ जलद मरुमध्य को फिर वैश्विक संकट के केंद्र में लाकर खड़ा किया है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का नया चरण शुरू किया है। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के दौरान ईरान के कई सैन्य ठिकानों और रणनीतिक क्षेत्रों को निशाना बनाए जाने की जानकारी सामने आई है। इसी बीच ईरान ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए जॉर्डन के अजराक एयरबेस, कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस और अमेरिकी सैन्य सुविधाओं को ड्रोन तथा मिसाइलों से निशाना बनाने की बात कही है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि संघर्ष का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका का कहना है कि उसकी कार्रवाई का उद्देश्य समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, हॉर्मुज़ जलद मरुमध्य में अंतर्राज्यीय जहाजों की निर्बाध आवाजाही बनाए रखना है। वहीं ईरान लगातार यह संकेत दे रहा है कि यदि उस पर आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ाया गया तो वह क्षेत्रीय ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कदम उठा सकता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया की नजर अब हॉर्मुज़ पर टिकी हुई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक ईरानी तेल टैंकर को चेतावनी के बाद निशाना बनाने का दावा किया है। वहीं ईरानी पक्ष का कहना है कि हालिया अमेरिकी हमलों में उसके सैनिकों की मौत हुई है और इसी के जवाब में सैन्य कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। जॉर्डन ने अपनी सीमा में प्रवेश करती 3 मिसाइलों को मार गिराने की जानकारी दी है। संयुक्त अरब अमीरात ने खाड़ी देशों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है और इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया है। तनाव का असर अब केवल सैन्य मोर्चों तक सीमित नहीं है। कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने पश्चिम एशिया के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। वैश्विक ऊर्जा बाजार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। यदि हॉर्मुज़ जलद मरुमध्य में व्यवधान बढ़ता है तो तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार, वैश्विक महंगाई पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या यह संघर्ष केवल सैन्य दबाव तक सीमित रहेगा या फिर पश्चिम एशिया तक एक बड़े क्षेत्रीय संकट का रूप ले लेगा? क्या कूटनीति इस बढ़ते तनाव को रोक पाएगी या फिर मिसाइलें संवाद की जगह ले लेगी? आने वाले घंटे केवल अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा भी करेंगे। तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ रहा है, परिचय भी आपसे कराऊंगी और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तमाम सवाल जवाब होंगे। तो ईरान की रणनीति से दुनिया परेशान है और अब जो रिजल्ट सामने आ रही हैं, अब जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, वो सिर्फ इतनी नहीं है कि अमेरिका और ईरान की बात नहीं है, अब इसमें पूरी दुनिया की बात हो रही है। देखिए, अमेरिका ने सुबह ईरान में सैन्य ठिकानों पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक बात करें तो हमलों में मिसाइल लॉन्च साइट, रक्षा ठिकाने, सिस्तान बलूचिस्तान में 388वीं ब्रिगेड की बैरक को भी निशाना बनाया गया है। जवाब में ईरान ने भी जवाब दिया। ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया है। बहरीन और कुवैत में मिसाइल अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि जॉर्डन ने 3 ईरानी मिसाइलें मार गिराने की जानकारी भी दी है। अब आपको बड़े अपडेट भी बता दे रहे हैं। देखिए, हॉर्मुज़ में कंपनियां जहाज नहीं भेज रही हैं। ईरानी हमलों के बाद कई शिपिंग कंपनियां हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने के लिए अमेरिका की सुरक्षा लेने से भी बच रही हैं। अमेरिकी हमलों में 35 ईरानी लोगों की मौत हुई है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि हाल के दिनों में हुई अमेरिकी हवाई हमलों में 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ईरान जंग के बाद पहली बार अमेरिका नेतन्याहू जाएंगे, यानी इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, वो शनिवार को अमेरिका जाएंगे। ये पहली दफा हो रहा है कि वे दिवंगत अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम को श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब अमेरिका का दौरा है, क्या यहाँ पर कोई बातचीत होती है, ये भी एक समझने वाली बात होगी। तो आज इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने के लिए पैनलिस्ट मेरे साथ है, परिचय आपसे कराऊंगी। रक्षा विशेषज्ञ
रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सर हैं। माथुर सर, बहुत बहुत स्वागत करूंगी सुदर्शन न्यूज में आपका। मेरे साथ विदेश मामलों की जानकार हैं अरविंद सिंह तेजावत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका भी करूंगी सुदर्शन न्यूज में। चर्चा की शुरुआत माथुर सर आपसे ही करूंगी। माथुर सर, कई दिनों से ये जंग लगातार जारी है। अब कल का जो अपडेट सामने आया, आज सुबह का जो अपडेट सामने आया है, उसमें अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हालांकि जवाबी कार्रवाई भी ईरान की तरफ से की गई है। अब इसमें स्थिति क्या नजर आ रही है? क्या एक संवाद की बात आगे बढ़ेगी? क्योंकि अब सिर्फ अमेरिका और ईरान की बात नहीं है, इसका नतीजा पूरी दुनिया भुगत रही है। सर, क्या लग रहा है अभी फिलहाल? सर, आपका माइक म्यूट है, कृपया अनम्यूट करें, आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ, सॉरी। जय हिंद शिवांगी। देखिए, पश्चिम एशिया की जो आज की परिस्थिति है वो अभी एक लोकलाइज्ड ईरान और अमेरिका के बीच का युद्ध नहीं है। इसका पूरा व्यापक प्रभाव विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर और विश्व की व्यवस्थाओं पर, दोनों पर पड़ रहा है। आप देखिए, मैं व्यवस्थाएं क्यों बोल रहा हूं। आज एक जो कुछ समय पहले तक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग था, उस जल मार्ग को आपने पूरी तरह से कॉम्बेटाइज कर दिया है और उस जल मार्ग पर दो देश अपना अपना कब्जा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां से उगाही करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आने वाले समय में विश्व की जो स्वतंत्र व्यवस्थाएं हैं उन पर बहुत जबरदस्त असर डालेगा। उसके अलावा जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को असर हो रहा है वो एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि वो जो देश जो पूरी तरह से इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अपने हर व्यापार के लिए निर्भर हैं, जैसे कि कुवैत, बहरीन, कतार, इराक, इनके पास कोई और यातायात कर समुद्री व्यापार करने का रास्ता नहीं है। उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। आप देखिए किस प्रकार से उनको उनको आर्थिक रूप से बहुत जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ रहा है। उनका हर प्रकार का बिजनेस जो है, वो व्यापार कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा की बात नहीं है शिवांगी। ऊर्जा एक पहलू है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो विश्व को भी पश्चिम एशियाई देशों से मिलती हैं, और उसके अलावा उन 4-5 देशों जो पूरी तरह से इस पर निर्भर हैं, उनकी अपनी जो इंटरनल इकोनॉमिक्स है उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो युद्ध हो रहा है, इसका समाधान जो है वो निकालना पड़ेगा, और समाधान केवल और केवल बातचीत, डिप्लोमेसी, कूटनीति के जरिए निकल सकता है। कोई और तरीका नहीं है। आज जो परिस्थिति बनी हुई है उसके लिए मैं एक थोड़ा सा ये जो इसका जो ब्लेम है उसको मैं ईरान के ऊपर डालना चाहूंगा, क्योंकि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के पर हस्ताक्षर हुए थे, आप देखिए वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से हेवीली लोडेड इन फेवर ऑफ ईरान था। ईरान को बहुत सारी छूट और बहुत सारी सहायताएं दी गई थी। मैं मानता हूं कि ईरान इस बात को समझता है कि अमेरिका पे विश्वास करना मुश्किल है और जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको उस चीज को ट्राई करने की आवश्यकता थी कि जो 47-48 वर्षों से सैंक्शंस लगे हुए हैं, वो सैंक्शंस हटाए जाने की बात हो रही थी। उनके फ्रोजन एसेट्स को अनफ्रीज करने की बात हो रही थी। उनको उनमें 300 बिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट वहां पर करने की बात हो रही थी। तो ऐसे समय सिर्फ और सिर्फ जज्बात जो कि बदले और जिहाद के भावना के ऊपर आधारित हैं, उनकी वजह से अपने एक बेहतरीन मौका अपने हाथ से जाने दिया और एक अच्छा चीज ठुकरा दी और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को और खतरे में डाल दिया। ये देखिए, जो उन्माद पैदा हुआ है 4 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक के बीच में, उससे कहीं ना कहीं IRGC को एक ऐसा मैसेज का उनको लगता है मिला है कि भाई हम तो डिल्यूशन में वो जीवित हैं कि हमने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया और उनको हरा दिया और ये कर दिया। ये बात मेरे हिसाब से शिवांगी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अमेरिका हारा नहीं है, अमेरिका के सामने आप टिके रहे हैं। ये फैक्ट है, जो रियल स्टेटमेंट है। आप सिर्फ टिक भर पाए हैं उसके सामने, नुकसान आपने बहुत झेला है। तो मेरा मानना है कि अमेरिका आर्थिक रूप से ईरान के ऊपर हमले करता रहेगा,
और वो हर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की प्रक्रिया अमेरिका की तरफ से ये चल रही है। मेरे साथ अरविंद सर लगातार बने हुए हैं। अरविंद सर, जो बात चल रही है कि अमेरिका लगातार देखिए ईरान पर दबाव बनाता रहा है, लगातार हमले भी अमेरिका की तरफ से किए गए हैं। अब लेकिन जो बात आ रही है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो वहां पर अमेरिका पहुंच रहे हैं, तो क्या ऐसे में अमेरिका इजराइल मिलकर कोई नई रणनीति तैयार कर सकता है? जाहिर है कोई ना कोई रणनीति वो लोग तैयार कर सकते हैं। कारण ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप के मन में बहुत ही ज्यादा कशमकश है। कारण ये कि अगर वो लौटते हैं इस हालत में वापस, तो वहां विपक्ष उनसे पूछेगा कि आपने हासिल क्या किया। इसलिए जो बराक ओबामा ने जो ईरान के साथ संधि की थी, तो यह जो नई संधि या नई जो सिचुएशन है वो ऐसी चाहते हैं कि उससे बेहतर सिचुएशन में वो वापस लौटें। तो एक तो यह चीज हमें ध्यान देने की बात है। दूसरा ये है कि अभी जो परिस्थितियां देखें तो वो एमओयू का जो उन्होंने सहमति बनी थी, उस पे भी मुझे लगता है कि उसका एक भी पक्ष ऐसा नहीं रह गया है कि जो कि तार तार होना बाकी हो। तो वो पूरी तरीके से एक तरीके से इरिलेवेंट हो गया है। दोनों ही पक्षों ने उसका उल्लंघन किया है और ऐसी हालत में इसको युद्ध ठीक उसी हालत में पहुंच गया है जहां से ये शुरू हुआ था। तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप में एक ये चाहत है कि वो कुछ यहाँ से ऐसी हालत लेके निकले कि वहां जाके वो अपनी इस लड़ाई को जस्टिफाई कर सके, जो इतना खर्च हुआ है जस्टिफाई कर सके। और इसीलिए आप उनके बयान देखेंगे कि वो कभी वहां पे टोल की बात करते हैं कि अमेरिका टोल वसूलेगा, कभी वो कहते हैं कि जो मिडल ईस्ट के जो बाकी कंट्रीज हैं वो इस खर्च को वहन करेंगे। तो इस तरीके की वो बहुत सारी तमाम बातें करते हैं, अनगल बातें करते हैं। तो उससे ये अंदाज हम लगा सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के अंदर ही अंदर काफी कसमकश मच रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इस बात को माथुर सर से भी समझेंगे। माथुर सर, ये तो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने जो बयान देते रहे हैं वो एक तरीके से कहा जाए कि कंफ्यूज्ड रहते हैं। कहीं ना कहीं कह दिया जाता है लेकिन उस पर अमल नहीं रहता है। लेकिन अभी जो स्थिति स्पष्ट तौर से बता रही है वो आने वाले समय में किस तरीके से रहेगी, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद किया गया है, वहां से लगातार जहाज भी अब नहीं गुजर पा रहे हैं और इससे पूरी दुनिया के ऊर्जा स्रोतों पर एक बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, तेल संकट मंडरा रहा है। तो ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप का अगर बयान आता है, क्योंकि संवाद यहां पर बहुत आवश्यक हो जाएगा। सर शिवांगी, देखिए, संवाद करना पड़ेगा। इसका कोई भी समाधान आप बल प्रयोग से या इस प्रकार के बमबारी से नहीं निकाल सकते। आप देख लें, पिछले 4.5 सालों से युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, उसका कोई सलूशन नहीं निकला है। जब इसकी मैं आपको शिवांगी बात बताता हूं, डील वो होती है जिसमें जो जो पार्टियां हैं डील कर रही हैं, उनको दोनों को एट द एंड ऑफ द डील ऐसा लगे कि हमको लाभ हुआ और उसको भी लाभ हुआ। छोटे से छोटे डील आप ले जमीन खरीद रहे हैं कुछ, तो उसमें ये एक आवश्यकता होती है। अगर आपकी दोनों की डिजायर्ड एंड स्टेट्स इतनी ज्यादा एक्सट्रीम्स पे हों, आप जो ईरान चाहता है कि मुझे इस डील से क्या क्या मिले और जो अमेरिका चाहता है कि मुझे इस बातचीत से क्या क्या मिले, वो इतने एक्सट्रीम्स हैं कि वो एक दूसरे को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होंगे। इसलिए जरूरी क्या है कि ये लोग एक अपनी डिजायर्ड एंड स्टेट्स में लचीलापन दिखाएं और उस लचीलेपन के चलते ये कहीं ना कहीं बातचीत को आगे बढ़ाने के मार्ग को प्रशस्त करने की आवश्यकता है। एक चीज मैं बार बार बताता हूं शिवांगी, और वो समझने की जरूरत है कि जो आपने मध्यस्थ का चुनाव किया था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपसे गलती हुई। पाकिस्तान जो खुद एक युद्ध में उलझा हुआ है, जिसके खुद के अपने देश में 4 जगह से उसके ऊपर प्रहार हो रहा है, वो क्या आपकी वो मध्यस्थता कराएगा? मैं आपको बताता हूं क्या अंतर पड़ा है। अंतर ये पड़ा है कि पाकिस्तान ने कुछ इंटरप्रिटेशन अमेरिका को दिया, क्योंकि डायरेक्ट बात नहीं हो रही थी, और उसने सब्ज बाग अमेरिका को भी दिखाए, उसने सब्ज बाग ईरान को भी दिखाए, और फिर जल्दबाजी में आनन फानन में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को तैयार करवा दिया गया। ये मेरा सोच है कि इस प्रकार से अगर उसी समय सही बातों पर बातचीत होती और सही बातों को एड्रेस किया गया होता,
देखिए, इस पूरे के पूरे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में शिवांगी, जो कोर इश्यूज हैं, ये बार बार मैं कहता हूं, उन कोर इश्यूज को हाशिए पे डाला गया। कोर इशू क्या है? परमाणु। कोर इशू क्या है? प्रॉक्सीज। कोर इशू क्या है? ईरान का मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम। कोर इशू क्या है? हॉर्मुज स्ट्रेट। कोर इशू क्या है? ईरान में सत्ता का परिवर्तन। उन चीजों को हाशिए पे डाला गया। तो ये शुरू से आखिर तक लग रहा था कि जैसे ही उन कोर इश्यूज के ऊपर बातचीत जो चीज आएगी तो उलट पुलट हो जाएगा, और वही एग्जैक्टली वही हुआ। तो मेरा ये मानना है कि बातचीत करनी पड़ेगी, दोनों को अपने अपने डिजायर्ड एंड स्टेट्स में लचीलापन दिखाना पड़ेगा, और एक ऐसे समझौते की तरफ बढ़ना पड़ेगा जिससे कि आपको दोनों को ऐसा लगे कि दोनों को लाभ हुआ है। बिल्कुल ठीक अरविंद जी कह रहे हैं कि आप डोनाल्ड ट्रंप के पास अब कोई चारा नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये जो बखेड़ा खड़ा किया उसको इस बात पे इस तरीके से किया कि हमने जो ओबामा का जो चीज जो JCPOA था उससे बेहतर हम करेंगे, उसको फाड़ के ट्रैश करके उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। अब उससे कम से कम उससे पिछड़ा हुए चीज पे वो वापस नहीं जा सकते, यही जाकर के वो फंसे हुए हैं। और मेरा ये मानना है कि वो अभी और ये युद्ध कहें या इसको कॉन्फ्लिक्ट कहें, ये थोड़ा सा और इंटेंसिफाई होगा आने वाले समय में। आप देखिए, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि दबाव बनाए रखें। एक चीज अगर आपने नोटिस की हो शिवांगी, जो ईरान का पलटवार हो रहा है, वो ईरान का अमेरिका के जितने भी युद्धपोत खाड़ी में हैं या उसके आसपास हैं, वो तमाम युद्धपोत ईरान की किसी ना किसी छोटी बड़ी रेंज की मिसाइल की जद में हैं। बावजूद उसके ईरान ने एक भी मिसाइल डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर नहीं फायर करी है। दूसरी बात, जॉर्डन तक ईरान पलटवार कर रहा है, लेकिन बजाय इसके कि वो इजराइल के ऊपर भी फायर करे, उसने कोई प्रयास नहीं किया कि इजराइल के ऊपर फायर किया जाए, जबकि इजराइल लगातार गाजा और हिजबुल्ला के खिलाफ हमले पे हमले किए जा रहा है। इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ हमको देखने की आवश्यकता है कि क्या ईरान भी नहीं चाहता कि ये बहुत ज्यादा आगे बढ़े, क्योंकि इजराइल के ऊपर हमला करने का अर्थ है इजराइल आपके ऊपर हमला करेगा, और फिर क्या आप उसको झेल पाने में समर्थ हैं? तो ये चीजें थोड़ी सी इस प्रकार इसकी क्यों इशारा कर रही हैं। कल 2024 में एक महिला को पकड़ा था ईरान ने, उसको उन्होंने रिलीज कर दिया है। उसका ट्रंप ने उसको बहुत धन्यवाद कहा है और उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव स्टेट। तो दोनों की तरफ से कुछ इस प्रकार के इंडिकेशंस मुझे लगता है आ रहे हैं कि वो दोनों नहीं चाहते कि को भी हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आपने एक बात और महत्वपूर्ण तरीके से कही कि संवाद करना होगा, ये बहुत आवश्यक है, ये आप भी कह रहे हैं और ये सभी चाहते हैं, लेकिन संवाद की प्रक्रिया आगे फिलहाल नहीं बढ़ पा रही है। अरविंद सर, बात हो रही है कि ईरान को भी कहीं ना कहीं पता है, वो नहीं चाहता कि युद्ध आगे बढ़े, लेकिन ईरान को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन शुरुआत से हमने देखा कि ईरान अपनी शर्तों पर लगातार अडिग रहा है, भले ही उसके ऊपर हमले किए गए हैं, नुकसान उसको झेलना पड़ा हो। लेकिन जब वैश्विक व्यापार की बात आ रही है तो क्या यहां पर संभावना नजर आती है कि ईरान वैश्विक व्यापार को इस पूरे हालातों के बीच रोक सकता है? अरविंद सर। शायद अरविंद सर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। माथुर सर, यही सवाल मैं आपसे करूंगी, क्या संभावना है ये? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर दबाव बन रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की अपनी भी अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्भर है। आप देखिए, जो खर्ग आइलैंड है, हमने पहले भी इस बारे में बातचीत की थी, 90% ईरान का तेल निर्यात वहां से होता है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की एक तरफ है। अगर अमेरिका ने लगा रखा है यहाँ पे ब्लॉकेड, तो उससे ईरान के ऊपर भी आर्थिक रूप से बहुत दबाव बढ़ रहा है की देशों पर। अमेरिका का आप देखिए क्या होता है कि अमेरिका की इतनी शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है, उनकी सामरिक शक्ति भी बहुत ज्यादा है, दुनिया का नंबर 1 देश है, तो वो उनको अपना जो उनको नुकसान हो रहा है, खास करके इकोनॉमिकली जो नुकसान हो रहा है फाइनेंशियली, उसको जज्ब करने की उनके अंदर ताकत है। लेकिन ईरान के ऊपर जो असर पड़ रहा है इसका, देखिए शिवांगी, वो इस प्रकार से पड़ रहा है कि ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही जर्जर है। 50 सालों से आप सैंक्शंस, सैकड़ों हजारों सैंक्शंस आपके ऊपर लगे हुए हैं, और उसके बाद अगर इस प्रकार से नुकसान आपका किया जाएगा, 40-50% ईरान को तबाह कर दिया है अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के, कोई 50,000 बम उन्होंने वहां पर गिरा दिए हैं।
तो ये बात ईरान के लोगों को समझने की जरूरत है। मैं बार बार ये क्या, थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा कि 4 से 9 तारीख का जो उन्माद था, उस उन्माद के चलते उनको ये लगा कि वो उनको लड़ना चाहिए, मरना चाहिए, मारना चाहिए। लेकिन थोड़े दिन के बाद मैं आपको बता रहा हूं, जब परिस्थिति बुरे हाथ से निकल जाएगी, जब आपकी करेंसी टूट के कगार पे आ जाएगी। आज भी आप देखिए, $1 जो है वो 18 से 19 लाख रियाल में $1 आ रहा है। आपका पूरा का पूरा वहां पर इन्फ्लेशन की कंडीशन आप देख लीजिए, ट्रिपल डिजिट में इन्फ्लेशन है। वहां लोग, मुझे लगता है कि अब खाने के लिए उनको ईएमआई में अपने अपने आप को देखना पड़ रहा है। तो जब उसके ऊपर ज्यादा दबाव आएगा तो मुझे लगता है कि अंदर से ईरान की भी आवाज शायद उठे और अमेरिका इसी बात के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद लगा करके बैठा होगा। एक चीज और मैं बताता हूं आपको कि जब भी कोई आप मिलिट्री ऑपरेशन या कैंपेन को प्लान करते हैं, वो कैंपेन उम्मीद के बेसिस पे प्लान नहीं की जानी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ओरिजिनल मिस्टेक यूनाइटेड स्टेट से हुई वो ये थी कि उनको इस उम्मीद पे उन्होंने अपने पूरे मिलिट्री कैंपेन को आधारित किया कि हम जाकर के खामनेई और 40-50 टॉप लीडर्स को, मिलिट्री लीडर्स को, साइंटिस्ट्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को खत्म कर देंगे और ये शतरंज के खेल की तरह बादशाह मरा और गेम ओवर, इस तरह से ईरान बिखर जाएगा। वो नहीं हुआ। उसके चलते क्या नुकसान हुआ, और कोई प्लानिंग उन्होंने नहीं करी थी। अगर वो शुरुआत से इस प्रकार की प्लानिंग करते, पहले ईरान का ब्लॉकेड करते, फिर आप वहां पर अपनी तैयारी के साथ, वहां पर पूरे प्लान के साथ ईरान के ऊपर हमले करते, तो इसका असर कहीं और जाकर के बहुत ज्यादा डिफरेंट हुआ। ये उनको ये बात समझ में कब आई, जब ईरान ने उनके ब्लॉकेड लगाया, उसके बाद उनको लगा कि हमको भी ब्लॉकेड लगाना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि ये शुरू से आखिर तक ये प्लानिंग अमेरिका की बिल्कुल कहीं ना कहीं फॉल्टी रही, फ्लॉड रही, और उसकी वजह से आज पूरा विश्व उसकी कीमत भर रहा है। एक चीज और मैं आपको शिवांगी बताना चाहता हूं कि अब जो ईरान का एक अगला स्टेप होने की संभावना है, वो ये है कि वो अपने प्रॉक्सी हूती की वजह से, मदद से, वो बाबल मंदिर को और डिस्टर्ब करे। एक बात समझिए आप, ये बाबल मंदिर को 2024 में ये एक बार बंद कर चुके हैं। इसका अर्थ यह है कि उसको भी प्रभावित किया जा सकता है, और एक बार बाबल मंदिर भी प्रभावित हो गया तो आप देखिएगा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा इसका असर पड़ेगा। और वो अभी भी पड़ रहा है, कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, तमाम देशों की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। लेकिन माथुर सर, सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि अभी जो हालात बने हुए हैं, पहले संवाद की बातें हुई, पहले दोनों देश मेज पर आकर बैठे, लेकिन समाधान नहीं निकला। अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो वैश्विक व्यापार भी ठप हो जाएगा और आने वाले समय में तमाम देशों की अर्थव्यवस्था भी ठप हो जाएगी। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि अब आपस में बैठकर संवाद किया जाए, क्योंकि संवाद से ही समाधान की ओर बढ़ा जा सकता है। फिलहाल सर समय का अभाव है। आज सर आप मेरे साथ जुड़े हैं, माथुर सर, अरविंद सर, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप दोनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।